वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन में ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा। ह्यूमन में दो तरह के ब्लड ग्रुप्स मेन होते हैं, एक एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी जो है वो लैंडस्टीनर ने की है। हमने देखा कि जो हमारे पास आरबीसीज होते हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनकी सरफेस पर कुछ एंटीजन्स होते हैं जिन्हें ए एंटीजन या बी एंटीजन कहते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ओ होता है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक दूसरा स्ट्रक्ट मॉलिक्यूल है जिसे हम एच सब्सटेंस या एच एंटीजन भी कहते हैं। बाय नेचर, जैसा मैंने आपको इनके स्ट्रक्चर भी बताया बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में कि जो ओ जिनका ब्लड ग्रुप होता है उनके पास ये इस तरह का एक एच एंटीजन होता है, जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके पास ये ए एंटीजन है। थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस होते हैं, कोई खास मेजर डिफरेंसेस नहीं है। ध्यान रखें आप, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ बाहर दिखाई दे रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट पार्ट है। लाइक यू कैन सी हियर, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन है, ग्लूकोज अमाइन है, गैलेक्टोज है, फिर से अगेन हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है, तो और यहाँ पर ये एक गैलेक्टोज है। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा बच्चों। और इसलिए हम कहते हैं कि इनका जो मेन एंटीजेनिक पार्ट होता है वो जैसा कि यहाँ दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा बच्चों, ऑप्शन में हो सकता है कि आपसे कार्बोहाइड्रेट नहीं लिखा हुआ हो, तो मे भी पॉसिबल वहाँ पर ओलिगोसैकेराइड्स भी लिखा हुआ हो। तो ये जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं ये भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट की क्लास है। जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास 3, 4, 8 कितने दिखाई दे रहे हैं आप, यू कैन सी हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से जब ये मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ी होती है तो इन्हें हम ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। तो मोर स्पेसिफिकली ये कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है, पर मोर स्पेसिफिकली हम इन्हें ओलिगोसैकेराइड्स कहेंगे, कंसिडर करेंगे। बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जो ओलिगोसैकेराइड यूनिट्स हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन या लिपिड के साथ जुड़े रहते हैं। तो ऐसे में इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये या तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ग्लाइको क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये अगर प्रोटीन से जुड़ते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, और अदरवाइज ये ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। कुछ मैंने आपको केसेस बताए कि किस तरह से ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी पर ए एंटीजन पाए जाएंगे। और आपको याद होगा कि ये जो एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन, नेचर में कई सारे बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट की सरफेस पर भी पाए जाते हैं। तो जब हम जन्म लेते हैं तो आफ्टर विदिन 1 ईयर ऑफ द बर्थ हमारे ब्लड में इन एंटीजन्स के अगेंस्ट में नेचुरल एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। ओके, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, वो बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगा, तो उसके पास बी एंटीबॉडीज़ होंगे। एंड लाइक दैट, किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास बी एंटीजन होता है, तो इसलिए वो बी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं बनाएगा, वो ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएगा। सिमिलरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, यहाँ देख सकते हैं आप, उसके पास ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है, तो न तो वो ए के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा न वो बी के खिलाफ, तो उसके प्लाज्मा में किसी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ के पास क्योंकि न तो ए है न बी एंटीजन है, उसके पास तो एच सब्सटेंस होता है, और एच सब्सटेंस जो होता है वो एंटीजन की तरह वैसे भी बिहेव नहीं करता है। तो ऐसे में अगर उसकी बॉडी में ए एंटीजन आएगा तो उनके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और अगर उसकी बॉडी में बी एंटीजन आएगा तो उनके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो पर्सन विथ ओ ब्लड ग्रुप विल हैव एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट बोथ एंटी ए एंटीबॉडी और एंटी बी एंटीबॉडी। ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे नेचुरल एंटीबॉडीज़ होंगे, और जन्म के 1 साल के अंदर अंदर उस पर्सन की बॉडी में बन जाते हैं। ओके, और यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये सारे IgM टाइप के एंटीबॉडीज़ होते हैं, इनमें क्लास स्विचिंग वाला प्रोसेस नहीं होता है। इतना सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया, पूरा एक ऑलमोस्ट 50 मिनट का लेक्चर मैंने ये दिया है। उसके बाद भी कुछ बच्चों के डाउट मेरे पास आए हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं कि ये एंटीजन होते हैं, क्या ये एंटीजन हमें डिजीज़ कॉज करेंगे? रिमेंबर वन थिंग बच्चों, सबसे पहली बात, इन्हें हम एंटीजन कह रहे हैं, लेकिन जिस पर्सन की बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं उसके लिए ये एंटीजेनिक नहीं होते हैं। अगर हम रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन कर दें ब्लड का, जैसे एक ऐसा इंसान, यहाँ देखें, यहाँ मैंने आपको बताया, एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके आरबीसी पर ए एंटीजन प्रेजेंट है, नाम भले हमने यहाँ ए एंटीजन दिया है, इस पर्सन की बॉडी के लिए ये एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर इसका ब्लड हम किसी एक दूसरे पर्सन को दे रहे हैं जिसका ब्लड ग्रुप बी है, तो उसकी बॉडी में पहुँचने के बाद ये एज एन एंटीजन सर्व करेंगे, और इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ पहले से वैसे बने हुए हैं,
तो याद रखें, एंटीबॉडीज़ पहले से बने हुए हैं, वो एंटीबॉडी इनके साथ जाके रिएक्शन करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये जस्ट वहाँ जाएंगे और एक रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज ये किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाते। अब जैसे और इनका बॉडी में क्या फंक्शन है, लाइक हम बात कर रहे हैं कि ये ऊपर वाले डायग्राम पे आए, ध्यान से समझे इस बात को। एक नया पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हम कहते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसके आरबीसी में ए एंटीजन प्रेजेंट है। हम कह रहे हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप बी होता है उसके आरबीसी में बी एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, हमारे सभी के आरबीसीज की सरफेस पर किसी में ए होता है, किसी में बी होता है, किसी में एच होता है। इनके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में? तो बच्चों, इनके कोई फंक्शंस बेसिकली नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया की सरफेसेस भी हैं, वायरस की सरफेसेस पर भी पाए जाते हैं। तो ये नेचर में एक कॉमन मॉलिक्यूल है और इनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। अगर इनका कोई फंक्शन होता तो आप सोचिए कि अगर किसी का ए का कोई बॉडी में फंक्शन होता तो जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके पास तो ए नहीं है, तो ऐसे में उसको नुकसान हो जाता ना अगर उसका कोई फंक्शन होता। तो नेचुरली अक्करिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, इनके कोई फंक्शंस नहीं होते हैं, पर हाँ अगर किसी के पास है तो ठीक है, और अगर ये ऐसे पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे जिसके पास वो मॉलिक्यूल नहीं है तो वो वहाँ जाकर जस्ट एन एंटीजन सर्व करेगा, यानी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, दैट्स इट। अदरवाइज दैट दिस ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल डजंट कॉज एनी काइंड ऑफ हार्म टू द बॉडी। फाइन, आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ केसेस की स्टडी करी कि किस तरह से रिएक्शन होती है, जैसा कि अभी मैंने यहाँ बताया आपको। यू कैन सी हियर, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसने अपना ब्लड डोनेट किया। यहाँ देखिए किस तरह की रिएक्शन हो रही है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके आरबीसी जैसे ही रेसिपिएंट की बॉडी में पहुँचेंगे और रेसिपिएंट की बॉडी में जो ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ होते हैं वो यहाँ पर इसके साथ में रिएक्शन करेंगे और एक क्लम्पिंग हो जाएगी, ये एग्लूटिनेशन हो जाएगा और ये क्लॉटिंग हो जाएगी। और ये जो क्लॉट है ये किसी भी कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकते हैं और इससे नुकसान हो जाता है। बच्चों, एक बात यहाँ और आप याद रखें कि ये जो एंटीजन होते हैं ना, ए एंटीजन या फिर ये जो हमारे बी एंटीजन होते हैं बच्चों, इनको हम ए ग्लूटिनिन भी कहते हैं, ए ग्लूटिनिन भी कहते हैं। और ये जो एंटीबॉडीज़ बने हुए हैं हमारे पास, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी वगैरह जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन एंटीबॉडीज़ को हम ए ग्लूटिनोजन भी कहते हैं। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ए ग्लूटिन, यहाँ जो प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस को हम एग्लूटिनेशन कह रहे हैं और इस एग्लूटिनेशन के प्रोसेस में ये क्लम्पिंग हो रही है बच्चों यहाँ पर। तो ये क्लम्पिंग किसके बीच हो रही है? ये क्लम्पिंग एग्लूटिनिन और एग्लूटिनोजन के बीच हो रही है। तो व्हाट इज एग्लूटिनिन हियर? जो हमारा ए एंटीजन है इट इज सर्विंग एज एग्लूटिनिन और जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको हम एग्लूटिनोजन कहते हैं। ओके, याद रखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है कि रिएक्शन किसके बीच होगी है, वो याद रखें आप, रेसिपिएंट के एंटीबॉडीज़ के बीच और डोनर्स के आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन है उनका आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रहना है। किसी भी तरह का क्रॉस ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जा सकता है, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, क्लम्पिंग होगी कि नहीं होगी, तो इट विल बी ऑल डिसाइडेड बाय द एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट के एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन होगी। वाइस वर्सा रिएक्शन होती कि नहीं होती है आप भूल जाएं, उस पर ध्यान नहीं दें। होती होगी वो रिएक्शन, लेकिन वो रेयरेस्ट केसेस में होती है जो बहुत सारा रॉन्ग ब्लड चढ़ा दिया। नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा ही ब्लड चढ़ाते हैं, तो जो वाइस वर्सा वाली रिएक्शन है यानी कि जो डोनर के एंटीबॉडी और रेसिपिएंट के एंटीजन के बीच की रिएक्शन है वो सिग्निफिकेंट रिएक्शन नहीं होती, उसको आपको हमेशा एक्सक्लूड करके रखना है, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, नेग्लिजिबल रिएक्शन होगी वो। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये सारे केसेस अलग अलग तरह के बताए और फाइनली वी कम टू ए कंक्लूजन कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो ए को आराम से ब्लड दे सकता है, बी को नहीं दे सकता है। बताओ क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि बी के ब्लड में जो एंटी ए एंटीजन होंगे वो डोनर के ए एंटीजन के साथ रिएक्शन करके एग्लूटिनेशन कर देंगे। तो इस तरह से हमने ये कुछ केसेस स्टडी किए हैं। आप चाहें तो पिछला वीडियो एक बार अच्छे से रिवाइज करके देख लें। और वी कैम टू ए कंक्लूजन कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं बच्चों, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, सभी से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं आज और हम एक नए पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस नए पार्ट को हम RH ब्लड ग्रुपिंग कह रहे हैं, क्योंकि दो तरह के ब्लड ग्रुपिंग है। ABO मैंने आपको पढ़ा दिया, अब बात करते हैं हम RH ब्लड ग्रुपिंग की। तो बच्चों, ये जो RH ब्लड ग्रुपिंग है, ध्यान से समझें और सीखें कि जो हमारे RBCs होते हैं उन RBCs की सरफेस पर ये कुछ और एंटीजन्स होते हैं। ओके, इन एंटीजन्स को हम RH फैक्टर के नाम से जानते हैं और या हम इसे भी RH एंटीजन भी कह सकते हैं। तो दोनों नाम दिए जा सकते हैं, RH फैक्टर और RH एंटीजन। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स की बॉडी में ये RH फैक्टर होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम एबीओ तो होते ही हैं, हम ऑलरेडी एबीओ डिस्कस कर चुके हैं, पर उसके अलावा ये और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी नेचर जो होती है वो प्रोटीनेशियस नेचर के, यानी कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं, आरएच फैक्टर। जबकि हमारा जो एबीओ वाले जो मॉलिक्यूल्स थे उनके लिए मैंने आपको बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड ये जो आरएच फैक्टर होते हैं इनकी नेचर प्रोटीनेशियस होती है। अब जिन पर्सन की बॉडी में ये आरबीसी पर प्रेजेंट होते हैं, अगर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव कंसीडर होता है, और अगर उसके आरबीसी पर ये फैक्टर, ये प्रोटीन, ये एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव कंसीडर होता है। सो यू कैन सी हियर, इफ आरएच फैक्टर इज प्रेजेंट, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप माना जाएगा, यानी हम उसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहेंगे, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो उसे हम आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कंसीडर करेंगे। याद रखें बच्चों, 80% ह्यूमन्स हैव आरएच एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसी, मतलब दुनिया में जो 80% लोग हैं उनका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और रफली जो रिमेनिंग 20% है उनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखें 80% ह्यूमन्स आर आरएच पॉजिटिव। बच्चों ये जो आरएच फैक्टर है ये हमारे उन एबीओ एंटीजन से थोड़ा डिफरेंट है, ये हर कहीं नहीं पाया जाता है। जैसे आरएच एबीओ ब्लड ग्रुप वाले जो एंटीजन थे, ए एंटीजन, बी एंटीजन और जो एच सब्सटेंस थे, वो नेचर में बहुत ही कॉमन है, वो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह सबकी सर्फेसेस पर पाए जाते हैं। ये आरएच फैक्टर हर कहीं नहीं पाया जाता है, बल्कि कुछ एक मैमल्स में पाया जाता है, सिर्फ मैमल्स में ये बैक्टीरिया वगैरह की सर्फेस पर नहीं पाए जाते। और इनफैक्ट ये जो आरएच फैक्टर है इसकी जो डिस्कवरी की गई थी बच्चों, ये आरएच फैक्टर की डिस्कवरी ये रिसस मंकी में की गई थी। एक अपने इंडिया में भी बड़ा कॉमन मंकी है ये, जो लाल मुंह वाला बंदर होता है, ये उसी मंकी की बात कर रहे हैं हम, रिसस मंकी कहते हैं, और उसी के ब्लड में हमने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और यही कारण है कि इसका नाम जो है वो आरएच फैक्टर पड़ा। ये जो रिसस मंकी है इसका साइंटिफिक नाम भी है बच्चों, एक साइंटिफिक नेम इसका मकाका मुलेटा है, मकाका मुलेटा, तो ये उसका साइंटिफिक नेम है रिसस मंकी। और ये रिसस मंकी में जो आरएच आ रहा है इसी वजह से हमने इस फैक्टर को नाम दिया आरएच फैक्टर। सो रिमेंबर दिस नेम, रिसस मंकी, मकाका मुलेटा। बच्चों आगे बात करते हैं अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, ध्यान से सीखेंगे ये पार्ट, एक पर्सन है जो आरएच पॉजिटिव है, ओके, और ये जो हमारा आरएच पॉजिटिव पर्सन है इट इज़ गोइंग टू बी अ डोनर। और मान लीजिए हमारे पास एक पर्सन है जो आरएच नेगेटिव है, और ये जो आरएच नेगेटिव पर्सन है इट इज़ गोइंग टू बी द रेसिपिएंट। फाइन, तो मान लीजिए हमने डोनर का ब्लड, रेसिपिएंट को अगर हम ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ पर, अब क्या कंडीशन होगी, ध्यान से सुनेंगे। एक चीज़ आप याद रखें कि जो हमारे पास आरएच एंटीजन है ये नेचर में पहले से एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ ह्यूमंस में ही होता है। तो हमारे पास रेडीमेड एंटीबॉडीज़ इनके लिए पहले से नहीं होंगे। जैसा कि मैंने आपको एबीओ ब्लड ग्रुप के केस में बताया कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद 1 साल के अंदर अंदर हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन चुके होते हैं, क्योंकि जो सेम टाइप ऑफ एंटीजन्स हैं वो हमें नेचर से मिल चुके होते हैं। यहाँ क्या होगा, यहाँ ये सिनेरियो नहीं होगा। एक तो मैं ये यहाँ नेगेटिव लिख देता हूँ, ये आरएच नेगेटिव जो है वो हमारा रेसिपिएंट होगा, और जो आरएच पॉजिटिव है ये हमारा डोनर है। याद रखें, अब हम यहाँ इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। अब क्योंकि जो आरएच पॉजिटिव पर्सन है बच्चों, इस आरएच पॉजिटिव के आरबीसीज की सरफेस पर ये यहाँ पर इस तरह के आरएच एंटीजन प्रेजेंट होंगे, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ। ऑन द अदर हैंड जो रेसिपिएंट है उसके जो आरबीसीज हैं, इफ़ यू लुक अपॉन देयर आरबीसीज, तो उसके पास नो आरएच फैक्टर, उसके पास ये आरएच फैक्टर नहीं होगा। फाइन, अब हमने जैसे ही यहाँ पर ये जो इसके आरबीसीज हैं ये इसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किए, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है ये, और इस रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में ज़रा आप सोचिए कि जैसे ही इसके आरबीसीज यहाँ पहुँचेंगे रेसिपिएंट की बॉडी में, और हम जानते हैं कि इसकी सरफेस पर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो रेसिपिएंट है हमारे पास, इसके पास अभी ऑलरेडी एंटीबॉडी नहीं है, पर जैसा कि जो सिस्टम होता है मैंने आपको बता दिया कि ये आरएच एंटीजन उसकी बॉडी में गए तो विद इन नेक्स्ट 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिनों के अंदर अंदर, लगभग अगले 10-15 दिन के अंदर ये जो आरएच नेगेटिव पर्सन है ये एंटीबॉडीज़ बना लेगा, ओके। और उन एंटीबॉडीज़ को क्या नाम देंगे, याद रखें पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होंगे, पर जैसे ये रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हुआ है, याद रखें एंटीबॉडीज़ विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट आरएच एंटीजन विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज।
तो देखिए अब आप यहाँ कि जो एंटी RH एंटीबॉडी हैं वो बन जाएंगे रेसिपिएंट की बॉडी में विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज, और वो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो डोनर के RBC, क्योंकि अभी 10-15 दिन ही हुए ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, तो डोनर के जो RBC हैं वो रेसिपिएंट की बॉडी में अभी भी पड़े होंगे। तो वो जो एंटी RH एंटीबॉडी बनेंगे वो उन RBCs के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और उन RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगे। किनके RBC को? डोनर के RBCs को रेसिपिएंट की बॉडी में वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। याद रखें आप, द एंटी RH एंटीबॉडी ऑफ रेसिपिएंट विल बाइंड विद द डोनर्स RBC एंड डेस्ट्रॉय दम। अब ये जो रिएक्शन होगी ना बच्चों, इसमें टाइम लगेगा पूरा, है ना, एंटीबॉडी बनेंगे और धीरे धीरे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसमें क्या है, बाद में जाके द पर्सन विल फॉल सिक, उसके सिम्टम्स डेवलप होंगे, उसको थोड़ा जॉन्डिस वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि ये जो RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा, और हीमोग्लोबिन जो सारा रिलीज़ होगा ना, एक्सेस क्वान्टिटी में हीमोग्लोबिन रिलीज़ होगा सारा, और वो हीमोग्लोबिन अल्टीमेटली बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन नाम के 2 पिगमेंट में कन्वर्ट होता है। ये कहानी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ये प्रोसेस जो है पूरा, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन उसको जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स वगैरह डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ABO के ट्रांसफ्यूजन में इमीडिएटली डेथ हो जाती है 2-3 घंटे में, उस तरह की डेथ होने के चांसेस यहाँ पर कम रहते हैं, क्योंकि एक तो काफ़ी सारा टाइम लग जाता है एंटीबॉडीज़ बनने में, पहले से प्रेजेंट एंटीबॉडी नहीं है। ABO वाले केस में तो क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट होते थे, जैसे ही आपने रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन किया 3-4 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है, इतना भी टाइम नहीं लगता है। यहाँ क्या है बच्चों कि डेथ होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि पूरा प्रोसेस लंबा है, एंटीजन आया है, फिर वो पर्सन एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और एंटीबॉडीज़ ऐसा तो है नहीं कि एकदम से लार्ज क्वान्टिटी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, थोड़े थोड़े बनेंगे एंटीबॉडीज़, वो ग्रेजुअली RBCs से बाइंड होने लगेंगे। हाँ, अल्टीमेटली ये चीज़ होगा कि आपने जिस पर्पज़ से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, आपने सोचा है कि रेसिपिएंट की बॉडी में ब्लड नहीं है तो हम उसे कहीं से ब्लड चढ़ा देते हैं, पर वो जो चढ़ाया हुआ ब्लड होगा वो 10-15 दिनों में वो जितने भी RBCs होंगे वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो वो पर्पज़ आपका फेल हो जाएगा ब्लड चढ़ाने वाला। बट यूँ है कि इसमें सडनली डेथ होने के चांसेस, इसको थोड़ा सा मैनेजमेंट किया जा सकता है और उस पर्सन को ट्रीट किया जा सकता है। ऑफकोर्स कई बार डेथ हो भी जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है डेथ की वो थोड़ी कम रहेगी। ओके, तो ये आपको यहाँ से अब एक बात समझ में आ गई कि RH पॉजिटिव पर्सन जो है वो RH नेगेटिव पर्सन को ब्लड नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो ब्लड देगा तो जो RH नेगेटिव पर्सन है वो उन RBCs के अगेंस्ट में, डोनर के RBCs के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बना लेगा। सो दैट वी मस्ट रिमेंबर दैट एन RH पॉजिटिव पर्सन, जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। और अगर हम बात करें कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, तो बड़ा सिंपल, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। ये इस सिनेरियो पे आ जाओ कि ये हमारे पास यहाँ एक RH नेगेटिव पर्सन है, आपने उल्टी रिएक्शन करा दी, इसका ब्लड इधर दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसके पास तो यहाँ एंटीजन है ही नहीं ना। अब अगर इसके पास एंटीजन नहीं है तो इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगे। तो वाइस वर्सा इज़ ट्रू, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को दे सकता है। तो ये सिनेरियो हमारे पास डेवलप होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो RH पॉजिटिव पर्सन है, ये RH पॉजिटिव पर्सन RH नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ये याद रखना है आपको। अब RH नेगेटिव को पॉजिटिव को कर सकता है, ऑन द अदर हैंड पॉजिटिव को कर लेगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव जो रेसिपिएंट है उसके पास भी RH फैक्टर प्रेजेंट है, तो वो एंटीबॉडीज़ इनके खिलाफ में नहीं बनाएगा। और जो RH नेगेटिव है वो भी RH नेगेटिव को आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो डोनर है उसके पास भी कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। फाइन, तो दीज आर द 4 कंडीशंस, यहाँ मैंने आपको बता दी। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, नेगेटिव पॉजिटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को दे पाएगा, और नेगेटिव को भी ब्लड दे पाएगा। फाइन बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे पास RH एंटीजन के बारे में हमने बात करी। अब इससे रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आता है, हम उस डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। एक डिजीज़ है बच्चों, एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहते हैं, इसे हम हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं, और इसे हम RH इनकॉम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। तो इस तरह से इसके 3 नाम है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस, या हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। बच्चों ये डिजीज़ कब होती है कि मान लीजिए कोई RH पॉजिटिव फादर है, यानी कि जो हस्बैंड है, यहाँ हम हस्बैंड लिख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर जो हस्बैंड है वो RH पॉजिटिव हो, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो किसी भी तरह का, ABO से मतलब नहीं है, पॉजिटिव है, उसके पास RH एंटीजन है, और जो वाइफ हो वो RH नेगेटिव हो। मदर जो होगी आगे जाकर जब इनके बच्चे होंगे तो ये जो हस्बैंड वाइफ है यही फादर मदर कहलाए जाएंगे, वेरी कॉमन सेंस की बात है। तो जो RH पॉजिटिव हस्बैंड है और RH नेगेटिव वाइफ है,
तो उस कंडीशन में ही दैट इज़ द ओनली कंडीशन, ओके बच्चों, उस कंडीशन में ये डिजीज़ होती है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। अब इसमें होता क्या है, आप इसको समझिए ध्यान से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे आप कि इसमें क्या होगा बच्चों कि जो फर्स्ट डिलीवरी हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, वहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम। आपने पहले शायद इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को अब अच्छे से क्लियर करेंगे कि जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी तो उसमें क्योंकि फादर जो है RH पॉजिटिव है, फीटस भी RH पॉजिटिव होगा। अब ये कैसे हुआ, इसकी जेनेटिक्स के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट इट इज़ मोस्ट लाइकली कि जो फादर RH पॉजिटिव है तो फीटस RH पॉजिटिव होगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारी अब कंडीशन क्या डेवलप हो रही है, कंडीशन ये डेवलप हो रही है कि जो हमारा फीटस है वो RH पॉजिटिव है। और बच्चों जैसा कि आपको तो पता ही है कि जो मदर है वो हमारी RH नेगेटिव है, ओके, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा, फीटस जो होगा, उसका ब्लड RH पॉजिटिव है, यानी कि उसके RBCs के ऊपर RH एंटीजन प्रेजेंट होंगे। रिमेंबर वन थिंग, मदर RH नेगेटिव है, यानी मदर की बॉडी में, मदर के RBCs के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये जो हमारा पहला फीटस होगा, ये जो पहली प्रेगनेंसी होगी, प्लेसेंटा के यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बताया कई बार, ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, यानी कि फीटस के, ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुनना, फीटस के RBCs और उसका जो RH एंटीजन है वो कभी भी मदर की बॉडी में एंटर नहीं करेगा और मदर उन RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, याद रखें आप। और पूरे 9 महीने तक की ये जो प्रेगनेंसी होगी ये सक्सेसफुल चलेगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फीटस का ब्लड, उसके RH एंटीजन उसके RBC की सरफेस पर रहते हैं, वो फीटस की बॉडी में है और मदर की बॉडी में एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा पे ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम आएगी बच्चों कि जब इस बच्चे की डिलीवरी होगी 9 महीने बाद। जिस समय डिलीवरी होती है उस समय हमारा प्लेसेंटा पूरा रप्चर हो जाएगा। जैसे ही प्लेसेंटा रप्चर होता है उस समय फीटस का थोड़ा सा ब्लड, ध्यान से सुनना, फीटस का थोड़ा सा ब्लड लीक होकर मदर की बॉडी में पहुंच जाएगा। आया समझ में आपको, और डिलीवरी तो हो जाएगी। तो जो जैसी डिलीवरी होगी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, वो सेफली आराम से जन्म ले चुका है और उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस डिलीवरी के समय में एक इवेंट हुआ है, और वो इवेंट क्या है कि इस डिलीवरी के समय फीटस का थोड़ा सा ब्लड, उसके थोड़े से RBC रप्चर हो जाने के कारण, प्लेसेंटा के रप्चर होते समय थोड़ा सा ब्लड मदर की बॉडी में चला गया, और मदर अब अगले 15-20 दिनों में उस RH एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगी। लेकिन ये एंटीबॉडी उस बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि बच्चा तो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, वो मदर की बॉडी से बाहर आ चुका है। सो द फर्स्ट प्रेगनेंसी विल बी सेफफुल, किसी तरह की कोई सेफली हो जाएगी और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी फीटस ब्लड एंड मदर्स ब्लड डू नॉट गेट मिक्स, और मदर उस समय तक, पूरी प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होगा 9 महीने तक, उस समय कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगी। याद रखें, प्लेसेंटा के यहाँ ब्लड की मिक्सिंग नॉर्मली नहीं होती है। बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब डिलीवरी होगी, सम RBCs ऑफ फीटस एंटर्स इनटू द मदर्स बॉडी एंड मदर्स बॉडी विल प्रोड्यूस anti-RH एंटीबॉडी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। फाइन बच्चों, तो ये इसमें पहला बच्चा हमेशा सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। अब कंडीशन कब क्रिएट होगी, प्रॉब्लम कब क्रिएट होगी कि यही मदर फिर से नेक्स्ट टाइम जब कंसीव करती है और फिर से प्रेग्नेंट होती है सेम हस्बैंड से, यानी कि अगली बार भी जो फादर हो वो RH पॉजिटिव होना चाहिए। फाइन, अगर अगली बार भी फादर RH पॉजिटिव है, बच्चा फिर से RH पॉजिटिव होगा, और इस बार ये जो एंटीबॉडीज़ मदर के पिछले 5 जो 1-2 साल में एंटीबॉडीज़ बन चुकी है, यहाँ ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो IgG टाइप के बनते हैं। जो anti-RH एंटीबॉडी, ये मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, ध्यान दें आप कि ये यहाँ लिखा है मैंने anti-RH एंटीबॉडी, तो ये जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे ये IgG टाइप के बनेंगे। और आप याद करिए, IgG टाइप के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ABO ब्लड ग्रुप में जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो IgM टाइप के ही बनते हैं हमेशा। यहाँ क्लास स्विचिंग वगैरह सब होगा, और जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो IgG टाइप के बनेंगे। तो वो जो मदर के एंटीबॉडी होंगे, जैसे ही वो अगली बार प्रेगनेंसी होगी, कंसीव करेगी, मदर के जो ब्लड में anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं
प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करके बच्चे की बॉडी में पहुंच जाएंगे और बच्चे के आरबीसीज के साथ बाइंड होंगे, क्योंकि बच्चे के आरबीसीज की सरफेस पर वहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, आरएच एंटीजन, और उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। और ऐसे में कई बार उस बच्चे की डेथ हो जाती है, या फिर अगर डेथ नहीं होती है तो बच्चा जो होता है उसको सीवियर एनीमिया हो जाता है और उसको इवन जॉन्डिस जो है वो भी डेवलप होता है। और इसी कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या फिर हम इसे हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। ओके, सो वी हैव अ डायग्राम हियर, आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, तीनों कंडीशन मैंने यहाँ शो कर रखी है, ध्यान दें आप। देखिए ये यहाँ नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये जो हमारा फीटस है इसके पास ये आरएच एंटीजन है इसके ब्लड में, लेकिन ये आरएच एंटीजन मदर की बॉडी में पहुँचेंगे किस समय? एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन से पहले नहीं पहुंचेंगे। ओके, डिलीवरी के समय ये रिएक्शन हो रही है और उसके बाद बच्चा तो डिलीवर हो गया सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगले कुछ दिनों में जी हाँ आप देख सकते हो कि मदर के ब्लड में एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ बन गए, और ये एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ कौन से वाले होंगे? याद रखें, ये आईजीजी टाइप के होंगे। फाइन, अब क्या होगा कि ये इसकी सेकंड प्रेगनेंसी हुई, तो सेकंड प्रेगनेंसी में ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा से को क्रॉस करके, क्योंकि आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, तो ये बच्चे के जो आरबीसीज हैं उनके साथ जाके बाइंड होंगे, उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है बच्चों, या तो डेथ हो जाती है, या सीवियर एनीमिया हो जाएगा, या उसमें जॉन्डिस भी हो सकता है। तो जब बच्चा पैदा होगा उसी समय उसको काफ़ी सीवियर जॉन्डिस हो सकता है। लेट मी राइट, देयर आर 3 पॉसिबल कंडीशन, या तो इसमें डेथ हो जाती है। तो बच्चों ये जो हमारी डिजीज़ है आपको याद रखना है कि ये कब होती है, किस कंडीशन में ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस डेवलप होता है। याद रखें, फादर आरएच पॉजिटिव होता है, वाइफ जो है वो आरएच नेगेटिव होगी। और इसमें याद रखना है कि फीटस हमेशा आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, मदर आरएच नेगेटिव होगी। उसी कंडीशन में, दिस इज अ सिंगल कंडीशन, उसी कंडीशन में ये डिजीज़ डेवलप होती है बच्चों। इसमें पहले बच्चे की डिलीवरी सक्सेसफुल हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो सब्सिक्वेंट डिलीवरीज होगी आगे की, जितनी भी बार वो कंसीव करेगी, प्रेग्नेंट करेगी, उस बच्चे की या तो डेथ हो जाएगी, अबॉर्शन हो जाएगा, या बच्चा जो पैदा होगा वो सीवियर एनीमिया या जॉन्डिस के साथ होता है। ओके, नाउ अब आजकल क्या है बच्चों, ध्यान से सुने, क्या अब इसका कोई ट्रीटमेंट है? क्या वो मदर कभी सेकंड बेबी के नहीं होगा उसको कभी भी लाइफ में? अब इसका मैं आपको ट्रीटमेंट समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों। कि मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई और वो डॉक्टर के पास तो जाते ही बच्चों, आजकल प्रेग्नेंट होते ही डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, डॉक्टर ब्लड ग्रुप चेक कर लेते हैं, उनको पता चल गया कि ये मदर जो है आरएच नेगेटिव है, तो डॉक्टर को ये भी आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो फर्स्ट डिलीवरी होगी वो तो सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन सेकंड या थर्ड डिलीवरी में हमेशा आगे प्रॉब्लम होने वाली। ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप उसको समझना। वेरी सिंपल ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी है बच्चों, इंजेक्शन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडी, ब्रांड नेम इसका रोगम है, तो कई बार ऑप्शन में आंसर में वहाँ पर रोगम भी वहाँ आंसर लिया होता है, तो इसलिए मैंने ब्रांड नेम भी लिख दिया है। बेसिकली उसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ होते हैं इन द बॉडी ऑफ मदर जस्ट आफ्टर डिलीवरी। पहली डिलीवरी जो होगी, फर्स्ट डिलीवरी होगी, जैसे ही बच्चा डिलीवर होगा मदर की बॉडी के अंदर हम एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर देंगे। अब ये जो ट्रीटमेंट है ये बड़ा ही आपको कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा कि भला ये क्या ट्रीटमेंट हुआ, इससे क्या होगा। समझिए आप, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर। हम ये चाहते हैं कि मदर की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ नहीं बने। आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? हम ये चाहते हैं कि फर्स्ट डिलीवरी के बाद मदर की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं बने, ताकि सेकंड डिलीवरी और थर्ड डिलीवरी आगे जो भी जितनी भी डिलीवरीज होगी वो सक्सेसफुली हो जाए। क्योंकि अगर मदर की बॉडी में आरएच एंटीबॉडी नहीं होंगे तो अगले बच्चे को नुकसान नहीं होने वाला है। तो मदर की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडी बनने से रोकने के लिए हमने किया क्या, हमने बाहर से एंटी आरएच एंटीबॉडी इंजेक्ट कर दी है मदर की बॉडी में। तो ये तो बड़ा ही हमारे लिए बड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया कि भाई ये क्या चीज़ हुई। हम जिन एंटीबॉडीज़ को बनने से रोकना चाहते हैं वही एंटीबॉडी हम मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं। अब इसका मैकेनिज्म समझिए। देखो मैकेनिज्म बड़ा सिंपल है। अब इस डायग्राम को देखिए बच्चों, आप ध्यान से समझिए। ये हमारे पास यहाँ फीटस के आरबीसी हैं जो ऑलरेडी मदर की बॉडी में पहुँच चुके हैं। ये जो मैंने यहाँ पर एक ब्लड वेसल बनाया है, देखिए ये मदर का ब्लड वेसल है और मदर की बॉडी में ये फीटस के आरबीसीज आ चुके हैं डिलीवरी के ठीक बाद। ओके, और इनकी सरफेस पर ये आरएच एंटीजन भी है। अब नॉर्मल केस में क्या होता है बच्चों, नॉर्मल केस में ये होगा कि ये जो आरबीसीज होंगे ये हमारे बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड होंगे। मदर की बॉडी पर जो बी लिम्फोसाइट्स होंगे
वही तो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बच्चों, आपको याद होगा पूरा इम्यूनोलॉजी मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये मदर के बी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट हैं, और ये आरबीसी जब बी लिम्फोसाइट्स के साथ जाके बाइंड होंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद में वो अगले 15-20 दिनों में जो भी है एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करेंगे। हमने यहाँ ट्रीटमेंट क्या किया, हमने यहाँ जो ट्रीटमेंट लगाया उस ट्रीटमेंट में एंटी-RH एंटीबॉडीज़ बना लिए है ना। बनाए क्या, ये हमने इंजेक्ट किए मदर की बॉडी में, ठीक जस्ट आफ्टर 2 और 3 आवर्स की जो डिलीवरी होती है उसके अंदर अंदर ये एक इंजेक्शन मदर की बॉडी को लगाया जाता है। और इसमें ये देखिए हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। कौन से एंटीबॉडी हैं, ये एंटी-RH एंटीबॉडीज़ है। ये हमने बाहर कहीं से भी बना लिए होंगे, हॉर्स की बॉडी में या कैसे भी बना सकते हैं। अब होगा क्या बच्चों कि ये जो एंटीबॉडीज़ होंगे ये यहाँ इनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे। ओके, जैसे ही ये एंटीबॉडीज़ इन आरबीसीज के साथ जाके बाइंड होंगे, ये आरबीसीज इमीडिएटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और किसके आरबीसी, फीटस के आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो गए मदर की बॉडी में। और इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय, क्योंकि हम जैसे ही डिलीवरी हुई ना, डिलीवरी होती हमने तो ये सबसे पहले ये इंजेक्शन लगा दिया एंटी-RH एंटीबॉडी का, तो ये एंटीबॉडी इनके साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और ये सारे के सारे आरबीसीज यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर ये आरबीसी मदर की बॉडी में डिस्ट्रॉय हो गए तो ये आपके इस बी सेल्स के साथ जाके बाइंड नहीं हो पाएंगे और बी सेल्स का एक्टिवेशन नहीं होगा और बी सेल्स एंटी-RH एंटीबॉडी का प्रोडक्शन भी नहीं करेगी। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। ये जो ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई कि क्या करते हैं इस ट्रीटमेंट में इंजेक्शन ऑफ एंटी-RH एंटीबॉडी इन द बॉडी ऑफ मदर जस्ट आफ्टर डिलीवरी के तुरंत बाद हमने ये एक इंजेक्शन लगा दिया है एंटी-RH एंटीबॉडी का। तो जो फीटस के आरबीसी मदर की बॉडी में पहुंच चुके हैं वो इन एंटीबॉडीज़ के साथ जाके बाइंड हो जाएंगे और इन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड विल प्रिवेंट दिस एंटीबॉडीज फ्रॉम बाइंडिंग विद द बी लिम्फोसाइट्स, और बी लिम्फोसाइट के साथ जाके बाइंड नहीं होंगे। मान लीजिए आपके इंजेक्शन में देरी हो गई, आपने 1 दिन 2 दिन की देरी भूल गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा, अगर आप ये कंडीशन हो गई, डिले हो गया, तो डिले होने के बाद तो क्या होगा बच्चों कि मीनवाइल 1 या 2 दिन के अंदर ये आरबीसीज बी लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में आ जाएंगे और बी लिम्फोसाइट का एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाएगा। और उसके बाद आप अगर ये RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते भी हो, उसके बाद ये इंजेक्शन यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे में हर बार, हर डिलीवरी के बाद, अगर वो 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 जितने बच्चे उसको पैदा करने, हर डिलीवरी के बाद उसको क्या करना है, एंटी-RH एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन इस तरह से लग जाएगा जिससे उसके आगे की जो डिलीवरीज होगी उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मदर विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, सो दिस इज द ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी। सो यू जस्ट सी हियर, these anti-RH antibody bind with the fetus RBC and destroy them, therefore preventing fetus RBC from binding with B lymphocytes, और इस तरह से फिर हमारे B lymphocytes एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम एक और पॉइंट यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको याद होगा मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो हमारा O ब्लड ग्रुप वाले पर्सनस होते हैं, ब्लड ग्रुप यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्लड ग्रुप O जो होता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करते हैं। फाइन, यूनिवर्सल डोनर कंसिडर करते हैं। और आपको याद होगा कि जो ब्लड ग्रुप AB होता है उसे हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट कंसिडर करते हैं। फाइन, यहाँ तक बात हमारी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं बच्चों कि जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है बच्चों। आपको याद होगा कि जो पॉजिटिव नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। तो ऐसे में मान लीजिए आप O को यूनिवर्सल डोनर तो मान रहे हैं, लेकिन अब O में भी हमारे पास 2 सिनेरियो, एक हमारे पास O पॉजिटिव बंदा है और एक O नेगेटिव बंदा है। अब आपको इनमें से चूज़ करना है कि दोनों में से कौन सा यूनिवर्सल डोनर होगा, क्योंकि अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव वाला जो है O नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन नेगेटिव वाला जो होगा वो O पॉजिटिव, बाकी सबको तो कर ही सकता है लेकिन वो पॉजिटिव वालों को भी डोनेट कर सकता है। तो अब आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव का जब क्वेश्चन आ जाए तो याद रखें, जब ये कहते हैं कि ब्लड ग्रुप O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, इसमें मोर स्पेसिफिकली आपको याद रखना है कि पर्टिकुलरली O नेगेटिव वाला जो होगा उसे आपको कंसिडर करना है यूनिवर्सल डोनर। देखो आपके पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन में अगर O ही लिखा है तो आप O को यूनिवर्सल डोनर कर दें, लेकिन ऑप्शन में O के साथ O नेगेटिव या O पॉजिटिव में आपको चूज़ करना है तो फिर आप याद रखें कि जो O नेगेटिव होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा। सिमिलरली जब हम ब्लड ग्रुप AB की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, तो अब यहाँ पर भी हमारे पास 2 कंडीशन बनती है बच्चों, एक हमारे पास AB पॉजिटिव होगा और एक हमारे पास AB नेगेटिव होगा। अब ये रेसिपिएंट है तो मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ। ओके, अब आप जानते हैं कि जो AB
हमारे पास मान लीजिए कोई, यहाँ नीचे वाले सिनेरियो में आता हूँ मैं, कि हमारे पास कोई ए बी पॉजिटिव है, तो ये जो ए बी पॉजिटिव है ये तो हमारा डोनर हो रहा है, और ये जो हमारा ए बी नेगेटिव है ये हमारा रेसिपिएंट। अब पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। फाइन, समझ में आई बात। तो इसका मतलब ए बी नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव है। अगर इनकी बॉडी में पॉजिटिव का ब्लड आया तो ये उस पॉजिटिव के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। तो लेकिन ए बी पॉजिटिव जो हैं ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, ये ना, क्योंकि इनके पास तीनों ही एंटीजन है। इनके पास ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा, और इनके पास आर एच एंटीजन भी होगा। तो अगर आपको चूज़ करना है तो ये याद रखें कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट की जब बात आती है तो वो ए बी पॉजिटिव होगा, और यूनिवर्सल डोनर की जब बात आती है वो ओ नेगेटिव होगा। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको? इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको सारा पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किस तरह से कब एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो आई होप कि मुझे अब एक एक चीज़ को वापस डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है।